हम्म, आप इम्यूनोथेरेपी के भी एक्सपर्ट हैं. Can you tell us a little about it? Because this is something that has come to light now, I believe. एब्सोल्युटली. We did not hear about it earlier. तो एक्चुअली देखो, जो ये कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी ओल्ड. तो HIV एपिडेमिक वाज इन 80s. तो अब हम 2025 है, तो मतलब 40 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को. जी. और ये रियलाइजेशन कि भाई जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है हाँ. उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, बहुत ओल्ड है. HIV से पहले भी, जैसे ना कई बच्चे होते हैं ना जो बबल में रहते हैं, बबल बॉयज, सुना है आपने? तो कई कई बच्चे होते हैं इनको पैदाइशी इम्यून सिस्टम वीक होता है. जी, ये तो बताएं. उनमें देखा हाँ. गया है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें भी कैंसर का रेट बहुत हाई होता है. तो इट इज़ अ ओल्ड कॉन्सेप्ट कि इम्यून सिस्टम हेल्प्स इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट कैंसर. बट काफ़ी टाइम तक ना इस नॉलेज को यूज़ करने का हमारे पास तरीका नहीं था. बिकॉज वॉट वी डेंट नो इज हाउ टू यूज द इम्यून सिस्टम टू किल कैंसर. ये पता था कि इम्यून सिस्टम कैंसर से बचाता है, पर जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है कि एग्जैक्टली कैसे बचाता है, वो चीज़ एलूसिडेट होने में कई डिकेड्स लग गए. तो भाई देखो, एक है कि हमें थियोरेटिकली पता है कि इम्यून सिस्टम कैंसर को पहचान लेता है और मार लेता है. बट हाउ इट रिकग्नाइजेज दैट इज अ वेरी वेरी बिग एरिया ऑफ रिसर्च. कि भाई कैसे एक इम्यून सेल, एक नॉर्मल सेल है, कैंसर सेल है, उसको कैसे पता कि ये कैंसर सेल है? हाउ डज इट नो? तो उस रिसर्च को डेवलप करने में इट टुक्स मेनी मेनी डेकेड्स. एंड वंस दैट रिसर्च गॉट डेवलप्ड, फर्स्ट थिंग व्हिच वी लर्नड इज कि एक नॉर्मल और कैंसर सेल एक इम्यून सिस्टम को कैसे दिखता है, ये सेल उसको कैसे दिखता है और ये सेल उसको कैसे दिखता है. एंड फ्रॉम दैट केम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विच इज इम्यूनोथेरेपी. कि भाई अगर कोई कैंसर सेल अपने आप को इम्यून सिस्टम से छुपा के बैठा है, तो कैन वी डू समथिंग which allows the immune system to recognize that cancer cell. Recognize it. तो इसी चीज के लिए एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था. The people who got Nobel Prize, they got a Nobel Prize for discovering that immune system you can manipulate the immune system. जो कैंसर सेल अपने आप को छुपा के बैठा है, उसको तुम मैनिपुलेट कर सकते हो ताकि इम्यून सिस्टम में छुपे हुए कैंसर को पकड़ सके और किल कर सके. तो इसका क्लासिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ. तो I'll just give you a very simple example. इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल भी ना, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ फैक्ट्री. जो इम्यून सेल है उसके अंदर भी स्विचेस है कि ये ऑन हुआ तो तुम ये करोगे, ये ऑफ हुआ तो तुम ये करोगे. तो कैंसर सेल में क्या होता है कि कैंसर सेल को पता है कि इम्यून सिस्टम मेरे को आके मारने वाला है. वो उसकी डेवलपमेंट का पार्ट है कि देखो जो नॉलेज है इसकी. मैं बताता हूँ कैसे है. मान लो 1000 कैंसर सेल थे, उसमें 900 कैंसर सेल ऐसे थे जो इम्यून से खुद को छुपा नहीं सकते, और 100 कैंसर सेल ऐसे हैं जो खुद को इम्यून से बचा सकते हैं. तो दोज 900 सेल्स विल बी किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम. तो बस 100 वही सेल बच गए जो कैंसर इम्यून सिस्टम से बचे हुए हैं. तो व्हाट हैपेंस ओवर टाइम इज वही कैंसर बचते हैं जो इम्यून से खुद को छुपा के बैठे हैं. दे आर द स्मार्टेस्ट वंस. सो इन अ वे दे आर द स्मार्टेस्ट वंस. सो द स्मार्टनेस इज नॉट बिकॉज उनके अंदर दिमाग है. जो नॉन स्मार्ट वाले थे वो सारे मर गए. तो जो बचे हैं सेल वो वही है जो खुद को इम्यून से छुपाना जानते हैं. तो क्या होता है कि एक PD1 पाथवे होता है, प्रोग्राम डेथ 1 पाथवे होता है. तो कैंसर सेल की बॉडी पे एक सिग्नल डेवलप हो जाता है. दिस इज अ सिग्नल जो नॉर्मली इम्यून सेल एक दूसरे को देते हैं कि भाई अब देखो इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिवेट हो गया तो वो नॉर्मल ऑर्गन्स को अटैक करने लग जाएगा. राइट. तो नॉर्मली इम्यून सेल एक दूसरे को एक सिग्नल देते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब इम्यून सिस्टम को बंद कर दो. द कैंसर सेल लर्न्स टू एक्सप्रेस दैट सिग्नल. वो सिग्नल इम्यून सिस्टम को देने लग जाता है कि भाई अगर इम्यून सेल उसके पास आता है तो वो सिग्नल दे देता है कि भाई चुप हो जा, डोंट किल मी. इट डीएक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम. दिस इज कॉल्ड अ चेक पॉइंट. तो इसको लोगों ने कैसे रियलाइज किया कि जो है सिग्नल है उसको ब्लॉक करने वाली उन्होंने एक दवाई बना ली. तो व्हाट हैपेंड इज ऑल दी सेल्स व्हिच आर ब्लॉकिंग द इम्यून सिस्टम कि भाई तो चुप हो जा, भाई तो चुप हो जा, भाई तो चुप हो जा, हमने एक दवाई बॉडी में दे दी, उसने सारे सिग्नल ब्लॉक कर दिया. और इम्यून सिस्टम जो चुप बैठा था, देखा अरे इतने सारे कैंसर सेल है, तो इट गोज एंड किल्स दोस कैंसर सेल्स. सो दैट इज वन वे इन विच यू कैन यूज इम्यूनोथेरेपी. ये एक एग्जाम्पल है. ऐसे बहुत सारे पाथवेज है जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो ताकि इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को मार दे. और एक बहुत रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है. तो बहुत सारे ऑलरेडी तरीके अवेलेबल है जिससे इम्यून सिस्टम कैंसर को मारता है. बट दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप. ऐसे कम से कम 100 तरीके और हो गए जिससे आप इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हो कि वो जाके कैंसर को मारे. एंड दैट इज द एरिया ऑफ रिसर्च विच इज इम्यूनोथेरेपी. तो क्या ये कहना ठीक होगा कि इम्यूनोथेरेपी में हम एक्चुअली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने पे फोकस नहीं है, उन सेल्स को वीक करने पे ही फोकस है, उनके सिग्नल्स को रोकने पे फोकस. एग्जैक्टली. तो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द इम्यून सिस्टम एंड द कैंसर सेल. हमारा फोकस ये नहीं है कि बस इम्यूनिटी बढ़े. देखो इम्यूनिटी बढ़े वो अच्छा है बॉडी के लिए. पर इट इज नॉट, इट्स वी वांट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी इन अ टारगेटेड वे कि भाई उस कैंसर सेल के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़े. जो इम्यून सिस्टम उस कैंसर को नहीं पहचान पा रहा, किसी तरह उसके मैकेनिज्म्स को क्रिपल कर दे ताकि वो कैंसर सेल को इम्यून सिस्टम जाके पकड़ के मार सके. वी वांट अ टारगेटेड इंक्रीज इन इम्यूनिटी, नॉट जस्ट अ डिफ्यूज इंक्रीज इन इम्यूनिटी. ओके. ओ वाओ वाओ, इट्स सो एनलाइटनिंग. मैं कभी नहीं सोचा इस तरह से और ये चीज़ें कभी नहीं पढ़ी.
मतलब ये एक बड़ी स्पेसिफिक फील्ड है, तो आई वुड से हाँ कि ये एक बड़ा कॉमन मिथ है जो आपने डील किया है. लॉट ऑफ पेशेंट सेज कि इम्यूनोथेरेपी मतलब मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो इट दैट इज नॉट, डेफिनेटली देखो इम्यूनिटी बढ़ जाए पेशेंट के लिए अच्छा ही अच्छी है, बात है हाँ इट्स अ गुड थिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट कैंसर इम्यूनोथेरेपी. तो एक और एग्जांपल लेते हो कैंसर इम्यूनोथेरेपी का. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कार टी सेल. आपने सुना है कार टी सेल के बारे में? तो कार टी सेल क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल होता है. तो ये कैसे होता है कि देखो मान लो किसी की बॉडी में ब्लड कैंसर है जी और ब्लड कैंसर बॉडी में फैल रहा है, मतलब स्प्रेड कर रहा है. हाँ तो आज के दिन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि तुम पेशेंट के वाइट सेल निकाल लो बॉडी में से. जैसे हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों वाइट सेल है, हाँ तो एक बैग भर के मैंने वाइट सेल बाहर निकाल लिया. वाइट हाँ सेल आर इम्यून सेल जो कैंसर को मार सकते हैं. जी तो हमने एक बैग भर जी के सेल्स को बाहर निकाल लिया. तो हमने देखा है जो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो उस कैंसर सेल में है और नॉर्मल सेल में नहीं है. जी ऐसे बहुत सारे प्रोटीन हो गए. जब नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है हाँ तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. हाँ तो करेक्ट ऐसे प्रोटीन होते हैं जो नॉर्मल सेल एक्सप्रेस नहीं करता पर कैंसर सेल एक्सप्रेस करता है. अच्छा तो ऐसा किसी प्रोटीन को हम आज के दिन ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो जो बैग भर के हमने वाइट सेल निकाले हैं हाँ उन सारे वाइट सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनमें उन प्रोटीन के अगेंस्ट एक रिसेप्टर इंसर्ट कर सकते हैं. इसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर. मतलब हम हाँ जिस टारगेट को हमें अटैक करना है हाँ हमने वो चूज कर लिया, हमें इस टारगेट को अटैक करना है, हाँ और हम आर्टिफिशियली पेशेंट के जो अपने वाइट सेल है हाँ उनमें उस टारगेट के अगेंस्ट एक बंदूक को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको फिर बाहर मल्टीप्लाई करके वापस बॉडी में दे देते हैं. नाउ दैट वाइट सेल is hungry for any cell which expresses that protein वाओ and it will go and kill all of those cells. एंड हाउ डू यू नो कितना इनफ होगा, कितना निकालना चाहिए? It is generated by research. तो क्या है कि जैसे पहले हम लैब में देखते हैं कि एक कैंसर सेल को मारने के लिए कितने वाइट सेल चाहिए, तो उसको बॉडी के टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके अच्छा 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 यू डू द मैथ. सो ऑल मैथ्स, इट इज ऑल मैथमेटिकल हाँ कि कितने सेल निकालने हैं, कितने वायरस से इन्फेक्ट कराना है, हाँ कितने एंटीजन इंसर्ट करने हैं, कितना वॉल्यूम जनरेट करना है और कितना रीइंफ्यूज करना है. क्या ये एंटीजन अंदर जाके मल्टीप्लाई भी होते हैं? अंदर ये दे आर लाइव सेल्स, वो जिंदा सेल है, मरे हुए सेल नहीं है. तो हाँ. वो वाइट सेल है जो अपनी कॉपी बना सकते हैं. तो वाओ. उनको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एंड दे मल्टीप्लाई एंड दे लिव फॉर लॉन्ग टाइम. मान लो हमने किसी को ब्लड कैंसर है, हमने उसको कार्डी सेल दे दिया और उसका कैंसर साफ हो गया. हाँ 2 साल बाद भी उसका ब्लड चेक करोगे तो वो सेल तुम्हें मिल जाएगा, तुमने बनाए थे, उसको दिए थे. अच्छा मल्टीप्लाई हो दे रहा है. मल्टीप्लाइड एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ हिम. हाँ, दे आर प्रोटेक्ट. वो कैंसर वापस भी आएगा तो वो तैयार बैठे हैं उसको मारने के लिए. अरे वाह. So that is one more way in which, so again ये सब इम्यूनोथेरेपी की फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं हाँ कैंसर सेल्स को टारगेट करने का. सो दे आर ऑल हाँ different kinds of technologies, very very clever kind of technologies, and they can get very very good. Hey, it's making me realize कि we go about our lives living peacefully, watching movies, having fun, and behind the scene कितना काम चल रहा है to keep us alive. Absolutely. Suppose we talk about कई चीज़ें ना, there are lot of medical miracles which we just accept as normal. तो जैसे हमें मान लो किसी को डायरिया हो जाता है जी तो हम कोई एंटीबायोटिक पॉप कर लेते हैं, डायरिया की दवाई पॉप कर लेते हैं. दे आर एक्चुअली miracles of medicine. If you go back 100 years, yes तो शायद दैट डायरिया might kill somebody. yes yes और तुम तो yes. दवाई पॉप करके 2 दिन में ठीक हो जाते हो. right तो दे आर जस्ट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मेडिकल मिरेकल. तो हाँ, डायरिया इज अ सॉल्व्ड प्रॉब्लम क्योंकि उसकी हाँ. दवाइयाँ हम 50 साल से है हमारे पास. तो नाउ वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट डिजीज. अगला डिजीज हम सॉल्व कर रहे हैं. आप एक एक्टिव रिसर्चर हैं कैंसर के, राइट? एब्सोल्युटली. आप किस चीज पे इस टाइम रिसर्च कर रहे हैं? ओके, तो कैंसर की रिसर्च अलीना वी डिवाइडेड टू वेरियस कैटेगरीज. तो पहले बेसिक साइंस रिसर्च. तो जो ये सारी टेक्नोलॉजी है बिफोर यूजिंग इट ऑन अ ह्यूमन, किसी ने लैब में एक पेट्री डिश में करी है. किसी ने देखा जस्ट टू से ना कि भाई वो ये रिसेप्टर है उस सेल पे जो उसको अटैक कर रहा है, उस चीज़ को एलुसिडेट करने में 10 साल लग गए. किसी ने लैब में पहले देखा कि कौन सा रिसेप्टर है, जब 2 सेल मिलते हैं तो क्या होता है, अगर 2 सेल मिलते हैं तो साइटोकाइन का लेवल बढ़ता है, उसको चेक करने में साल लग जाता है. तो दैट इज़ द मोस्ट बेसिक रिसर्च जो यूजुअली PhDs और BSc या MSc वाले लोग करते हैं. कई डॉक्टर्स भी करते हैं बट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन बेसिक रिसर्च. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इज एनिमल रिसर्च. कि भाई आपने प्रूव कर लिया कोई चीज़, देन यू कैन स्टडी इट इन एनिमल्स लाइक रैट्स और रैबिट्स. की सपोज इसको मान लो मैंने कोई केमिकल बनाया जो उस पाथवे को चेंज कर सकता है. मैं चेक करूँगा कि अगर मैं कोई सपोज मैं एक रैट को कैंसर दे दूँ और उसके ऊपर ये दवाई चेक करूँ तो डज इट वर्क और नॉट. दैट इज एनिमल रिसर्च, दैट इज द नेक्स्ट लेवल रिसर्च. और उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च. सपोज कोई टेक्नोलॉजी या दवाई हमने प्रूव कर ली जानवरों में कि काम करती है, तो फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होती है विच लुक एट कि क्या यही दवाई ह्यूमन में भी काम करेगी और विल इट एक्चुअली इंप्रूव द आउटकम इन ह्यूमंस ऑल्सो. तो दोज आर कॉल्ड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स.
और इनका सीक्वेंस है, देखो कोई भी एक्सपेरिमेंटल दवाई आप पहले दिन नहीं चाहोगे कि मैं 200 लोगों को दे दूं, नहीं नहीं, क्या बहुत पता उन्हें scary कोई है। नुकसान हो जाए, यू Right. डोंट नो। तो सबसे पहले फेज 1 ट्रायल होती है। फेज 1 ट्रायल क्या होगी, बस 2 या 3 लोग जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सपोज वी हैव 3 पीपल हु हैव नो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेल हो चुका है, उनको वो दवाई ऑफर करके देखेगी कि क्या इनकी बीमारी ठीक होती है और उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो 3 को दिया, लगा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर और को रहते हैं, टू ट्राई टू फिगर आउट कि ये ड्रग कितना सेफ है। दैट इज कॉल्ड अ फेज 1 ट्रायल। तो फेज 1 ट्रायल में हम देखना चाहते हैं कि ये जो दवाई या टेक्नोलॉजी है, जी 1 क्या ये सेफ है या नॉट सेफ है, जी एंड सेकंड की अर्ली सिग्नल की ये काम करता है या नहीं करता। अगर ये ड्रग सेफ है तो फेज 2 ट्रायल होती है। फेज 2 ट्रायल में 20 से 50 लोगों को दवाई दी जाती है इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू सी कि ये ड्रग काम करता है या नहीं करता है। तो डज इट एक्चुअली वर्क, सो वी नो इट इज सेफ। वंस सेफ्टी इज एस्टैब्लिश्ड देन वी सी कि ये काम करता है नहीं करता है। तो उसमें हमें सिग्नल मिलता है एफिकेसी का कि हाँ ठीक है, हमने मान लो 50 लोगों को दिया और 50 में से 30 का ट्यूमर छोटा हो गया, तो दैट मींस इट्स वर्किंग। ओके, साथ में हमें सेफ्टी डेटा भी और मिलता है कि हाँ ठीक है, उन 30 में से कितनों को साइड इफेक्ट हम नोट कर लेते हैं। और अगर फेज 2 ट्रायल का रिजल्ट अच्छा होता है तो फिर आता है फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल आर लार्ज ट्रायल्स ऑफ 300 400 और इवन मोर पेशेंट्स। उसमें क्या कहते हैं, देखो आज के दिन पेशेंट्स को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। आप ये नई दवाई लाए हो, आप ऐसे ट्रीट करना चाहते हो, और जो पुराना डेटा है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि नया ड्रग पुराना ड्रग से बेटर करेगा। तो यू ट्रीट 500 patients, computer tosses a coin, half of them will get the old treatment, half will get the new treatment, and we follow them for 3 years 4 years and see who has done better. और अगर फेज 3 ट्रायल भी क्लियर हो जाता है, मान लो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से बेटर है, तो देन दैट ड्रग बिकम्स द स्टैंडर्ड एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी हैज टू बीट दैट ड्रग बिकॉज दैट इज द न्यू स्टैंडर्ड। सो दैट इज हाउ क्लिनिकल रिसर्च गोज। तो आई एम मेनली इन्वॉल्व इन फेज 1 to फेज 3 ट्रायल्स। तो मैं मेनली क्लिनिकल रिसर्च करता हूँ क्योंकि देखो मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो at the same time patients have the chance of joining these trials to get something better than what is available today. Your patients do join these very 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 commonly. तो I will tell you something, देखो आज के दिन जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जी, वो किसी ने 10 साल पहले ट्रायल करी है तभी अवेलेबल है। करेक्ट। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैंने फेज 1 ट्रायल की बात करी, जो मैंने CAR T सेल टेक्नोलॉजी बताई है आपको, जी वो आज के दिन इजीली अवेलेबल है, थोड़ी सी जी। कॉस्टली है, जी पर इंडियन कंपनीज भी बना रही है ये। हाँ ऐसा नहीं है कि इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, इट इज अवेलेबल इन आवर कंट्री। कम से कम 3 या 4 कंपनीज है जो CAR T सेल बनाती है और पेशेंट को कमर्शियली अवेलेबल कराती है। पेशेंट कैन बाय CAR T सेल फॉर देयर कैंसर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री। बहुत कम लोग हैं जो CAR T सेल बना सकते हैं। बट इसकी जब फेज 1 ट्रायल हुई थी तो एक बच्ची थी, इसका नाम था एमिली वाइटेड। तो शी इज अ सेलिब्रिटी इन द फील्ड ऑफ कैंसर। this was a girl who had blood cancer, leukemia. Okay, और उसका सब कुछ, शी वाज अ वेरी यंग चाइल्ड, मतलब बच्ची थी, और उसका सब कुछ फेल हो चुका था उस टाइम। कीमो, जो भी दवाइयाँ टारगेटेड, जो भी ट्रीटमेंट है, सब कुछ फेल हो चुका था। तो उस टाइम जो CAR T सेल टेक्नोलॉजी है उसका फेज 1 ट्रायल स्टार्ट हुआ था। तो शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु गॉट एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी एंड शी वाज क्योर्ड ऑफ, शी इज स्टिल अलाइव टुडे। शी इज अलाइव टुडे। एंड पहले करते थे लोग, उनका हर साल सेलिब्रेट करते थे। एमिली वाइटेड को 1 साल हो गया, एमिली वाइटेड को 2 साल हो गए, एमिली वाइटेड को 4 साल हो गए। अब इतना टाइम हो गया कि लोगों ने गिनना ही बंद कर दिया। शी इज अ क्योर्ड पेशेंट, वो ठीक हो चुकी है। एंड बिकॉज व्हाई शी इज अलाइव, बिकॉज शी जॉइंड अ ट्रायल। अगर वो उस टाइम बोलती कि नई ट्रायल है तो मैं क्यों ज्वाइन करूं, तो शायद शी वुड नॉट बी अलाइव टुडे। तो एवरी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कम्स फ्रॉम ट्रायल्स। ओके, एंड मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को ये इनकरेज करता हूँ कि अगर तुम्हारे पे ट्रायल अवेलेबल है तो एटलीस्ट कंसिडर इट। मतलब आप ज्वाइन करो ना करो वो चलो बात की बात है, बट उनके पास ऑप्शन क्या है, करना नहीं पड़ेगा ऐसा ना। नहीं है मैम। तो आजकल क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल्स आर इवन अवेलेबल इन दी फर्स्ट लाइन। अच्छा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। तो लंग कैंसर जो पेशेंट होते हैं, जी क्लासिकली उनका सबका कीमोथेरेपी होता था, ठीक है। हाँ। तो कीमोथेरेपी में देखते थे कि भाई कीमोथेरेपी मान लो हमने स्टेज 4 में दिया तो 6 से 8 महीने काम करते हुए फेल हो जाती है। कितना अच्छा कीमो दे दो, इट्स अनलाइकली वो 6-8 महीने से ज़्यादा काम करेगी। ओके, फिर क्या है, किसी ने देखा कि यार लंग के कुछ पेशेंट हैं जिनमें एक स्पेशल जेनेटिक म्यूटेशन है, उनकी एक टैबलेट है जो बहुत अच्छा काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टैबलेट बनाई, फेज 1 ट्रायल किया, सबका ट्यूमर साफ। फेज 2 ट्रायल करी, सबका ट्यूमर साफ। ओके, तो फेज 3 ट्रायल जब हुई तो वो शुरुआत में ही हुई। उन्होंने ये नहीं बोला कि कीमो फेल होने के बाद आप ये टैबलेट लेना। जब एक दवाई है जिसका इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कीमो से कंपेयर भी नहीं कर सकता कि आप कीमो हाँ। दो हाँ। तो 20-30% में काम करेगी और 6-8 महीने बाद फेल हो जाएगी। हाँ। और जो गोलियां 90% में काम करेगी और 5 साल से ज़्यादा काम करेगी। हाँ। तो वाई टू वेट फॉर देम टू फेल कीमो, राइट। तो व्हेन द ट्रायल केम इन फेज 3, पेशेंट को बोला देखो यार तुम्हारा अभी अभी डायग्नोज हुआ है,
ठीक है, यू आर हाँ। न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट्स, ठीक है, जो आज के दिन स्टैंडर्ड है वो कीमो है, और एक नई दवाई है जो फेज 2 ट्रायल में कहती है 90% में काम करेगी और लंबा काम करेगी। तो आधे पेशेंट को हम टैबलेट ऑफर कर रहे हैं, आधे को हम कीमो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी वांट टू सी हाउ वेल द पेशेंट डू, एंड एक्चुअली दीज ट्रायल्स गॉट टर्मिनेटेड बिफोर द ट्रायल कुड बी completed because the tablet arm did so well that they said कि भाई it is wrong to keep treating patients with the old treatment. राइट। तो in fact they had to, many of these trials were stopped early, बोले कि नहीं देना, कीमो देना ही नहीं किसी को, सब लोग टैबलेट ये कोई स्पेसिफिक टाइप का कैंसर है जिसमें आप कीमो मतलब आप सजेस्ट नहीं आजकल कर हर रहे हैं? कैंसर में आ रहा है मैम। तो अलीना व्हाट हैपेंस इज दैट फॉर एवरी कैंसर, जी जैसे सपोज कोई लंग कैंसर पेशेंट है, जी पुराना कॉन्सेप्ट था कि सारे लंग कैंसर पेशेंट एक ही है तो सबको एक ही तरह ट्रीट करना है, हाँ। वो कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है, इसको हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी से मतलब है कि अगर आज मेरी ओपीडी में 10 पेशेंट आए हैं, हाँ तो उन 10 के 10 को मान लो स्टेज 4 लंग कैंसर है, हाँ। तो वो 10 पेशेंट अलग है, सबका कैंसर अलग है, सबका ट्रीटमेंट अलग है। अच्छा ओके तो मैंने बताया ना, नॉर्मल सेल में जेनेटिक डैमेज होता है वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। जी तो क्या रियलाइज किया गया है कि वो जेनेटिक डैमेज कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट पेशेंट्स। तो हाँ। सपोज 10 स्मोकर है सपोज, तो किसी में एक जीन डिलीट हुआ है, किसी में दूसरा जीन मॉडिफाई हुआ है, हुआ सब में लंग कैंसर, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो है सबको लंग कैंसर, हाँ बट जेनेटिक रूप से देखोगे तो इसको एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर है, इसको EGFR लंग कैंसर है, इसको रॉस है, इसको बीराफ है, हाँ सब में अलग अलग जीन म्यूटेटेड है। राइट तो एल्क की अलग दवाई है, हाँ EGFR की अलग दवाई है, रॉस की अलग दवाई है, बीराफ अच्छा। की अलग दवाई है, केरास की अलग दवाई है। मतलब लंग कैंसर भी इतने टाइप के हो इतने सकते टाइप्स हैं? है आज के दिन। यदि हम बस उनकी दवाइयों की बात करें जो कमर्शियली अवेलेबल है, तो लंग कैंसर हैज अराउंड 12 to 14 टाइप्स आज के दिन। बट क्या हो रहा है कि एवरी ईयर 2 नए टारगेट निकल के आ रहा है हम्म, कि भाई जिसको हमें लगता रहा इसमें कोई टारगेट नहीं है, एक्चुअली जीन म्यूटेशन टेस्टिंग करोगे तो इसमें भी टारगेट है, उसकी भी दवाई एग्जिस्ट करती है, वो भी इसको दे सकते हैं। तो दिस फील्ड इज एक्सप्लोडिंग ओवर टाइम। व्हाट हैपेंस इज दैट इफ यू ट्रीट ऑल ऑफ देम बाय द सेम अप्रोच, तो किसी को अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। बट एक्चुअली अगर तुम फिगर आउट कर लो कि भाई इसमें ये म्यूटेशन है, इसमें ये दवाई काम करेगी, और इसको उसी दवाई से ट्रीट करो, तो इट्स लाइक अ लॉक एंड की। देखो आपके घर में 10 ताले हैं, आप सब तालों को एक चाबी से खोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं खुलेगा। या कीमो जो हथौड़ा है, आप हथौड़ा मार के ताले तोड़ोगे तो साइड इफेक्ट झेलने पड़ेगा, वो ताला टूट गया। तो इंस्टेड यू फिगर आउट कि किस ताले में कौन सी चाबी लगेगी, और अब वही चाबी यू यूज दैट की, यू फिगर आउट विच लॉक इज फिटिंग विच की, या यू यूज दैट की, यू विल हैव वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। हाँ क्योंकि जो तुम ड्रग यूज कर रहे हो वो सिर्फ टारगेट को हिट करता है जो सिर्फ उस कैंसर में है, हाँ नॉर्मल सेल में नहीं है। दैट टारगेट इज ओनली इन द कैंसर सेल्स एंड इट इज इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो हर कैंसर सेल है, चाहे वो लंग में है, लिवर में है, बोन में है, उन सब में वो टारगेट है। तो यू आर चूजिंग अ ड्रग विच गोज इन द बॉडी एंड किल्स एवरी सेल विच हैज दैट टारगेट विच इज ओनली इन द कैंसर सेल, एंड एट द सेम टाइम नॉर्मल सेल्स को इट इज नॉट टचिंग। तो साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज वेरी वेरी गुड एंड effect is very very good because you are specifically targeting very very fundamentally जेनेटिक लेवल पे आप कैंसर को किल कर रहे हो। कितने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रही हैं ये चीजें, वी कांट So इवन इमेजिन। this is called targeted therapy। जैसे आपने इम्यूनोथेरेपी की बात की, जी so this is the other technology which is called targeted therapy। So targeted therapy means you figure out what is the difference between a cancer cell हाँ and a normal cell। Each person has his own testing हाँ कि what is the difference between your cancer cell and your normal cell, हाँ and you treat with the medicine which will kill only his cancer cell, and that is called targeted therapy। एंड यू हैव वेज ऑफ फिगरिंग आउट कि कौन सा टाइप है, Absolutely। scans and different things। Alina, you might have heard about Human Genome Project। Have you heard about Human Genome Project? तो क्या हुआ कि I can't people, recall। तो in 40s they discovered कि every cell of our body हाँ। has DNA which is the blueprint जी which tells how to cell should behave। जी तो what happened is people said कि let us take out the human DNA हाँ। and we'll sequence the full DNA। हम पूरा बताएंगे इसमें कितने जीन है, कौन सा जीन क्या करता है, पूरा डिलीनेट करेंगे। हाँ So that was the Human Genome Project that took very very long time। That took, if I'm not mistaken, it took 5 to 10 years and billions of dollars to figure out one genome। एक सेल का DNA निकालने में उसको इतना टाइम लग गया। तो what happened is that the technology which was used to figure that out, that has been polished over the next 3 decades। Today if you do that same thing, it will cost you only 2 lakh rupees and you can get the report in 20 days। Okay, same thing which took 1 decade and $1 billion, today it will cost 2 lakh rupees and you get the report in 20 days। एंड अगर मैं कैंसर सेल में यही जीन्स देखना चाहूँ तो इट विल टेक मी 10 days and 3,000 rupees। दैट इज ऑल। सो द टेक्नोलॉजी विच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव
20 years back. Hmm. Today it is available like जैसे हम CBC, LFT, KFT कराते हैं अपना, Yeah. it is available at that cost and that level Yeah. for cancer patients. So it is easily available, very, very cheaply available. And if you use that technology, you will get that answer. So for every cancer nowadays, the trend is that you should test the cancer to figure out how to treat it properly and find which key will fit the lock and try to use those keys to get a better route. Will every cancer doctor do that? या कुछ लोग इन चीजों को lightly So लेते see, हैं? this is the, I think it's direction where the field is going. हाँ. So I think, see, as a oncologist, I think it is our duty to be up to date. That's what I will say. देखो, see, suppose I am a surgeon. Suppose I am a surgeon for, suppose मैं breast का surgeon हूँ. तो मेरी duty है कि भाई every year I get up to date कि नई surgical techniques क्या है, breast को कैसे बचा सकते हैं, कैसे better cosmetic outcome दे, कैंसर को कैसे अच्छी तरह साफ करे. And if I am a medical oncologist, it is my duty to read papers, see what research is going on, be up to date, attend meetings, talk to people from other countries, and learn what is new. So I think at least the up-to-date doctors are doing it, and they should be doing it, and outcome will only come when you follow this. जो chemotherapy की era थी, that is going away. Okay? Wow, this is very new for me. So you need to, in the new era, जी. we need to treat patients in a very customized way, so that we are able to, we figure out, कहते हैं ना कि मुझसे लड़ने के लिए तेरे को पहले पता होना चाहिए मैं कौन हूँ. So हमें समझना है कि वो सेल जेनेटिक लेवल पे कौन है, what is driving that cell, what makes it tick at the DNA level, and treat it with the drugs which will kill it at the DNA level. That is the way to kill cancer. क्या एक ही बंदे के अंदर 2 different टाइप के कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं? एक ही बंदे के अंदर बहुत सारे टाइप के कैंसर सेल होते हैं. तो आपको कई सारी थेरेपीज लगानी पड़ेंगी. Exactly. So what happens is, I will tell you. So this is one very, so see, it is not a perfect technology. That is the important, very, very important thing which we need to understand. So what happens is that, see, थोड़ा हम complicated area में जा रहे हैं. Suppose देखो कोई भी कैंसर मान लो बॉडी में है ना, it started as one cell. जी. एक सेल में जेनेटिक डैमेज हुआ and that was the first cancer cell. जी. उसने अपनी 2 कॉपी बनाई, 4 कॉपी बनाई, 8 कॉपी बनाई, फिर 16 कॉपी एंड so on. It grew until it made a mass. जी. फिर what happens ना, throughout its growth, it faces challenges. जी. तो क्या होता है कि सपोज वो ग्रो कर रहा है, तो मान लो बॉल बनी, बॉल के साइड वाले एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं है, तो सेल स्टार्टेड डाइंग इन द साइड एरिया. तो व्हाट हैपेंड इज दैट आउट ऑफ दोज 1 लाख सेल्स की मान लो बॉल है, उसमें कुछ सेल ऐसे हो गए जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज ऑल दी अदर सेल्स डाई आउट. जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकते हैं सेल, उनकी पॉपुलेशन बिकेम द न्यू ट्यूमर. सो नाउ वी हैव अ सब पॉपुलेशन. ट्यूमर के जो ओरिजिनल एक सेल था, now it is split into 2 population. Okay, one are the cells who need oxygen to survive, one are the cells who don't need oxygen to survive, and at the genetic level they are slightly different. So evolution is happening. Evolution is happening within the cell population. Wow. Then what happened is ki some of the cells, the immune system comes to kill the cells. So some of the cells which are not able to save themselves, they will die out. Some cells are little resistant to immune system, some are more resistant. So now you have more split. Subpopulations of cells are there. कुछ cells में ability हो गई कि वो यहाँ से निकल के liver में चिपक गए, कुछ सेल्स यहाँ से निकल के लंग में चिपक गए, कुछ सेल्स लंग से निकल के बोन में चिपक गए. ब्लड से ट्रांसफर होता है. ब्लड से या लिम्फ नोड से ट्रांसफर होते हैं. तो टू गो देयर दे हैड टू डेवलप दैट एबिलिटी. सो इन एवरी कैंसर पेशेंट देयर आर hundreds of different population of cell which are slightly different from each other. So the ideal treatment will kill all of these cells. You need to find कि इन सारे सेल्स में कॉमन क्या है. एक अच्छा कॉकटेल चाहिए. So you need either you need a cocktail which will kill all these cells. कि भाई 50% cells have this target, 50% तो let me get a cocktail which will kill both of them. Or you, the genetic target which you are hitting has to be so fundamental that it is there in every cell. Then you can actually kill all of the cells with one drug. Okay. So when we talk about lung cancer, I said na, with one tablet you can get 10 years. So that tablet hits the cell at the most fundamental mutation. When the normal cell changed into cancer cell, the first 5 or 6 mutations, it kills one of those mutations. So that mutation is there in every cancer cell of the body. So that is why it works so well despite being one tablet. But ये अभी बहुत कम cancers के लिए होगा ना ये? So I would say around, in current era, around I would say 60-70% patients can access immunotherapy for their cancer, and maybe around 30 to 40% can access targeted therapy for their cancer. But this number is growing every year.